Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये सब कर रहे हैं अभी तक, और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे हुए थे। तो EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब कर चुके हम लोग। इसे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा कदा पूछा जाता है, इसलिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं लिया है, क्योंकि आपको तो ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें ही आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो आज हम लोग क्या शुरू किया जाए, AC अल्टरनेटिंग करंट, उसका पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्या देखा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किससे लिया जाए, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर बना लीजिएगा, AC प्रत्यावर्ती धारा। क्या आपको अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट AC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, AC। ठीक है, इससे पहला AC का आपको जो देता है, AC का करंट का क्या समीकरण होता है, AC का करंट का क्या फॉर्मूला होता है। AC करंट प्रत्यावर्ती धारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे आप लोगों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रत्यावर्ती धारा क्या फॉर्मूला होता है, I=I0 sin ओमेगा टी। याद रखिएगा, यह फॉर्मूला होता है I=I0 sin ओमेगा टी। इस पर आपको क्या कोई फॉर्मूला पुट कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर दे देगा 10, और साइन यहाँ पर क्या दे देगा आपको, जैसे 200 पाई टी, ऐसे करके दे देगा। इसको देखिए, I0 को हम लोग क्या कहते हैं, I0 जो होता है, I0 यहाँ पर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पीक करंट, शिखर धारा, या इसको मैक्सिमम करंट भी कहा जाता है। मैक्सिमम करंट यानी महत्तम धारा। तो पूछता है कि मैक्सिमम करंट का वैल्यू बताइए, तो सीधे I0 से कंपेरिजन करेंगे, 10 है तो 10 एम्पियर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट का वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम करंट बराबर क्या होगा, मैक्सिमम करंट महत्तम धारा, पूछ दे वैल्यू ऐसे देकर, महत्तम धारा कितना होगा, तो 10 एम्पियर, यह आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। कभी पूछता है इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पीछे ओमेगा का मान बताइए, तो 200 पाई, टी तो टी है, 200 पाई हो गया, साइन के जगह पर साइन है, ओमेगा के जगह पर 200 पाई हो गया। कभी कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी बताएं, इसका फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, या एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी न करके ज्यादा लिखता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय आवृत्ति
ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू बराबर कितना है? 2 पाई न्यू बराबर 200 पाई। तो 2, ये पाई से पाई कट गया, 2 से यहाँ पर न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 200/2 में 100 हर्ज हो जाएगा। इतना फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पूछे कितना फ्रीक्वेंसी का है तो 100 हर्ज, यह हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रखा भी जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको बनाने के लिए बता दिए हैं। फिर आपको क्या, एसी वोल्टेज भी, एसी का वोल्टेज का भी फॉर्मूला वही होता है। एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होता है? एसी वोल्टेज का फॉर्मूला E=E0 sin ओमेगा टी। इसका भी वही होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। E0 को भी हम लोग क्या कहेंगे? वही पीक EMF। E0 बराबर पीक वोल्टेज या पीक EMF, पीक वोल्टेज या पीक EMF, पीक EMF या मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम EMF, EMF। ओमेगा फिर वही हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति या एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग भी कहते हैं। कोणीय आवृत्ति या एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग भी कहलाता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, फिर यहाँ लगा देगा। क्या देगा? इसके आधार पर दे देगा आपको एसी वोल्टेज E बराबर लिख देगा 100 साइन 100 पाई टी, ऐसे दे देगा। ये चाहिए यहाँ पर 20 दे देगा, चाहिए 20। कहेगा एसी का मैक्सिमम वोल्टेज बताइए, तब इसको मैक्सिमम कहते हैं EMF। यहाँ साइन है, साइन है, ओमेगा का जब 100 पाई है, टी के जब टी है, मैक्सिमम तक 20 वोल्ट हो जाएगा आंसर। मैक्सिमम वोल्टेज पूछे, मैक्सिमम वोल्टेज इसको कहते हैं, इसे 20 वोल्ट हो जाएगा। E0 यानी मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट, मेरा आंसर हो जाएगा। फिर पूछता है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो 100 पाई हो जाएगा। कोणीय आवृत्ति पूछे, कोणीय वेग पूछे तो 100 पाई हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई न्यू। न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर कितना है? 100 पाई, 100 पाई। तो 2 पाई न्यू, पाई से पाई गया, न्यू बराबर 50, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 100/2 50 हर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी आपको निकाल सकते हैं आप। तो इस टाइप से क्वेश्चन रख देता है आपको, यह सिंपल क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रख देता है यह, ठीक है। फिर आपको रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट का वैल्यू पूछता है। रूट मीन स्क्वायर करंट, वर्ग माध्य मूल धारा या प्रत्यावर्ती धारा, धारा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? IRMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर IRMS बराबर क्या होता है? I0/√2। ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछता है। I0 का मतलब क्या हुआ? पीक करंट या मैक्सिमम करंट। पीक करंट हो सकता है सीके से हो, अपने देख लीजिएगा, मीनिंग एरर हो सकता है। शिखर धारा, सीके,
शिखर धारा, शिखर धारा या मैक्सिमम करंट, इसको कहते हैं मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट यानी का महत्तम धारा, इसको कहते हैं महत्तम धारा, महत्तम धारा। कभी कभी ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला ऐसे रख देता है, कभी कभी आई नॉट बराबर ऐसे रख देता है, आई नॉट बराबर √2 IRMS, ऐसे भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। आई नॉट का वैल्यू होगा IRMS बाई √2 इंटू IRMS कुछ 2π/IRMS ऐसे करके दे देगा। तो ये आई नॉट बराबर क्या याद रखिए, √2 इंटू IRMS ना, या IRMS बराबर आई नॉट बाई √2। आई नॉट क्या है, पीक करंट है, IRMS रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल क्या है, धारा है, यह ऐसे पूछ देता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ERMS भी पूछता है। इस सब ऑब्जेक्टिव में दूसरा का ऑब्जेक्टिव हुआ, तीसरा का फिर क्या पूछता है, ERMS करंट, ERMS वोल्टेज, ERMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बराबर E नॉट बाई क्या हो जाएगा, √2 E बाई E नॉट बाई √2। जैसे आपको इक्वेशन के रूप में दे देगा E बराबर 100 साइन, आपको क्या होगा 100πt ऐसे दे देगा। आप कहेगा ERMS का वैल्यू बताए, ERMS इसमें कौन कितना होगा, तो आपको पता है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। E नॉट के जगह पर कितना है 100 है, E नॉट बाई √2। तो जनरल फॉर्मूला अभी बताए हैं, E बराबर क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो E नॉट के जगह पर 100 है, तो 100 बाई √2 रेशनाइज करके इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, √2 बाई √2, तो नीचे √2 हो जाएगा, तो 100 √2 बाई 2 तो 50 √2 हो जाएगा, 50 √2 इतना वोल्ट हो जाएगा आंसर। ऐसे मार देंगे हम लोग। ठीक है, और करंट के फॉर्म में देता है तो IRMS पूछता है, इसी को लिख देगा AC करंट, AC करंट दे देगा आपको, AC करंट I = 10 साइन कितना हो गया 100πt। अब पूछेगा कि आपको क्या निकालिए, IRMS कितना होगा, IRMS तो अभी बोले हैं IRMS = कितना होता है, I नॉट बाई √2। तो आपको पता I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा के जब वही पूरा है, टी के जब पर टी है, I नॉट के जब पर 10 है, क्योंकि I बराबर I नॉट फार्मूला होता है, याद रख लेना AC का करंट का, साइन ओमेगा टी। तो I नॉट के जब मैक्सिमम करंट, पीक करंट, शिखर धारा, महत्तम धारा इसको कहते हैं। तो कितना है 10 है, तो 10 है बाई √2 रेशनाइज कर देंगे, √2 बाई √2 हो गया, कट जाएगा 5 √2 हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से AC करंट यानी का प्रत्यावर्ती धारा का मान, IRMS का मान निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन रखा जाता है। अब कहता है AC के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। इफ AC is connected with resistance the phase difference
between AC current and AC voltage is प्रत्यावर्ती धारा को प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो विद्युत धारा एवं वोल्टेज या विभवांतर भी लिख देता है, वोल्टेज के बीच कालांतर होगा। ऑप्शन में डाल देगा, क्या देगा आपको? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको पता है जब एसी के साथ हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो एसी का वोल्टेज का भी फॉर्मूला वही होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए, और करंट का भी वही सेम ही फॉर्मूला होता है, साइन ओमेगा टी। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, स्टेटस में कोई अंतर नहीं, फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, 0। आंसर क्या होगा? 0। फेज डिफरेंस पूछे कालांतर में, कालांतर क्या होगा? तो 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, कोई अंतर नहीं होता है। ये भी 0 तो ये भी 0, ये आप कहा आधा हो जाए तो ये भी आधा है, मतलब क्या दोनों के बीच कोई अवस्था में अंतर नहीं है, फेज अवस्था में कोई अंतर नहीं है, 0 डिग्री आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, जब एसी के साथ रेजिस्टेंस, जब ही कोई एसी के साथ प्रतिरोध को जोड़े, रेजिस्टेंस को जोड़े, तब बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? तो 0 होगा। फिर क्या आपको if AC is connected with inductor, the phase difference between current and voltage is, यदि एसी के साथ कुंडली या प्रेरक, कुंडली को नाम दूसरा है प्रेरक या प्रेरक को जोड़ दिया जाए तो धारा एवं विभवांतर या वोल्टेज के बीच कालांतर होगा। तो आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जबकि जब एसी के साथ कॉइल को जोड़िएगा तो करंट का फॉर्मूला I बराबर क्या होता है? आई नॉट, इसमें साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है, माइनस पाई बाई 2। करंट पाई बाई 2 से कम है, 90 डिग्री है, यानी दोनों के बीच
अंतर हो जाता है। कितना का अंतर? 90 डिग्री का। कालांतर क्या होगा? तो कहिएगा 90 डिग्री, π/2। आंसर मेरा क्या होगा? π/2। अब कौन आगे होगा? देखिए π/2 से पीछे कम है, कौन? करंट पीछे है, तो π/2 से करंट पीछे, या π/2 से वोल्टेज आगे, ऐसे भी बोल देता है। कोई कोई ऑप्शन में आपको समझने के लिए ऐसे भी डाल देता है। π/2 से करंट क्या हो जाएगा? कम है, पीछे है, पीछे है, तो ऐसे भी लिख देगा π/2 से वोल्टेज आगे, π/2 से करंट आगे, π/2 से करंट पीछे, π/2 से करंट, π/2 से वोल्टेज पीछे, ऐसे करके भी दे देता है। तो π/2 से करंट पीछे रहता है या वोल्टेज π/2 से अधिक है, प्लस π/2 जोड़ देंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे भी, ऐसे याद रखिएगा π/2 90 डिग्री होता है। तो कौन कम होता है? करंट पीछे होता है, पीछे होता है, करंट पीछे, लैग करता है, लैग। और वो लीड है, लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है π/2 से, आई लैग कर जाता है, लैग मतलब पीछे हो जाता है। याद रखना होगा ये सब। क्वेश्चन लपेट कर भी दे देता है कभी कभी। कहता है कभी इसका क्या निकालिए? रेजिस्टेंस बताइए, प्रतिरोध। कहेगा क्वाइल जोड़ दें, कहें इसका रेजिस्टेंस बताइए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसका क्या होता है? जब एसी के साथ क्वाइल को जोड़ दिया जाए, यही क्वेश्चन है, तो कहता है प्रतिरोध बताइए। कालांतर क्या होगा? यहाँ पर कहेगा प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध, प्रतिरोध यहीं पर बना देगा, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या फिर डिफरेंस ना लिखकर क्या करेगा? कहेगा रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस बताइए। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बताइए। जब एसी के साथ किसको जोड़ दिया जाए? याद रखिए, जब एसी के साथ कॉइल को जोड़ते हैं, कुंडली को जोड़ा जाता है, माने कनेक्ट किया जाता है। जब एसी के साथ हम लोग कॉइल को कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस, उसको जनरली एक्सेल से लिखते हैं, एक्सेल। वह ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल, जिसका नाम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात, इसका नाम है प्रेरकीय प्रतिघात। इसका मात्रक कोई पूछे तो ओम, रेजिस्टेंस है। इसका मात्रक ओमेगा एल का मात्रक पूछ भी देता है तो क्या होगा? ओम होगा, ओम। इसका यूनिट पूछे तो क्या कहिएगा? ओम, ओम होगा। इसका मात्रक पूछे तो कहता है कब के प्रेरकीय प्रतिघात का मात्रक होगा ओम, या इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होगा ओमेगा बाई एल, एल बाई ओमेगा, 1/ओमेगा एल, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल पर मार देंगे। ठीक है। अब कहता है क्या? if AC is connected with capacitor, AC is connected with capacitor, the phase difference between current and voltage is, यदि एसी के साथ संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो
वोल्टेज एवं धारा के बीच कलांतर होगा, कलांतर होगा, ऐसे पूछ देता है, कलांतर होगा। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला वही ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। उसमें देखिएगा कॉइल को जोड़ेंगे तो माइनस पाई बाई टू। अभी क्या आपको कैपेसिटर को कंडेंसर को जोड़ेंगे, संधारित्र को जोड़ेंगे तो प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू से यहाँ पर क्या है, करंट आगे है, देख रहे हो, अधिक है। कभी पूछ भी देता है, ये लीड करता है, कौन, करंट वोल्टेज से पाई बाई टू से लीड करता है। क्या लैग भी लिख देता है, माने पीछे है आगे है, तो करंट आगे है पाई बाई टू से। दोनों के बीच का अंतर कितना का है, पाई बाई टू का, लिख लीजिएगा। अब इसका क्या पूछ देता है, रेजिस्टेंस बताइए। जब एसी के साथ हम लोग यही कलांतर के जब पर रेजिस्टेंस कह देता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा जब कंडेंसर को जोड़ देंगे। तो जब एसी के साथ कंडेंसर को जोड़ दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस का नाम क्या रखते हैं, बोलिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, इसको एक सी से लिखते हैं, 1/ω/c इसका होता है। इसका भी यूनिट पूछे तो ओम होगा, ओम होगा, ओम पूछता है। यह कहता है कि एसी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया है, एसी के साथ कैपेसिटर को कंडेंसर को जोड़ दिया जाए, तो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, XC = 1/ω/c, 1/ω/c। करंट कितना से आगे होता है, पाई बाई टू से, सब याद रख लीजिएगा। करंट कितना से होता है आगे, पाई बाई टू से। वोल्टेज क्या है, पाई बाई टू से पीछे होता है। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का फॉर्मूला होता है I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और एसी के साथ आपको कॉइल को जोड़ दे तब वोल्टेज का फॉर्मूला E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, या करंट का फॉर्मूला I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है। ठीक है, उसके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल। उसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात। हमेशा प्रतिघात का मात्रा पूछता है, ओम, याद रखिए। कोई प्रतिघात हो, धारतीय हो या आपको प्रेरकीय हो, कॉइल हो या कैपेसिटर हो। ठीक है, अब क्या लिखता है, फॉर LCR सर्किट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज LCR परिपथ के लिए प्रभावी प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। अब क्या किया, बोलिए, LCR यहां पर मतलब क्या, L मतलब कॉइल को L कहते हैं, कॉइल। C मतलब कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस। अगर AC के साथ हम लोग क्या कर दे, कॉइल को जोड़े, AC के साथ तीनों को, पहले क्या है, AC के साथ केवल रेजिस्टेंस को जोड़ा गया था,
एसी के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ा गया था तो हमारा क्या था, आपको वोल्टेज में कोई अंतर नहीं था। मतलब ये वोल्टेज का फार्मूला ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का फार्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी फिर डिफरेंस जीरो था, स्टेटस में डिफरेंस जीरो था, कोई कालांतर में कोई अंतर नहीं था। लेकिन जब एसी के साथ केवल कॉइल को जोड़े थे तब मेरा फार्मूला कितना आया था, वोल्टेज का ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट का फार्मूला आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और उसका रेजिस्टेंस कितना आया था ओमेगा एल, जिसका नाम प्रेर किए प्रतिघात। ये क्या है, उसको इंडक्टिव, आपको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ओम अभी बताए थे आपको। फिर आपको कैपेसिटर को खाली जोड़ेंगे एसी के साथ कैपेसिटर को, तो उसका इफेक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, माने उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका नाम रखे थे हम लोग क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, उसका फॉर्मूला XC बराबर 1/ωc होता है। उसमें करंट आगे होता है पाई बाई 2 से। तो इसमें अगर हम LCR, एल मतलब वही एल क्वाइल, इंडक्टर को एल से लिखते हैं, क्वाइल को एल से लिखा जाता है, कैपेसिटर को C से, रेजिस्टेंस को R से, तीनों को कनेक्ट कर दिया है। अगर इसके रेजिस्टेंस को बताओ तो इसके रेजिस्टेंस का नाम है इम्पेडेंस। इसके रेजिस्टेंस का नाम क्या है, इम्पेडेंस, प्रतिबाधा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। LCR सर्किट, LCR परिपथ के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, LCR परिपथ में जो प्रभावी प्रतिरोध होगा उसका नाम क्या है, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो प्रभावी प्रतिरोध, उसका नाम है प्रतिबाधा। इसका Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उसको XC से 1/ωc कैपेसिटर को खाली जोड़ेंगे तो प्रतिरोध XC बराबर 1/ωc। जब AC के साथ खाली क्वाइल को जोड़ेंगे तो उसको X से लिखते हैं ओमेगा एल, सबका ओम होता है। और का रेजिस्टेंस को केवल जोड़ते हैं तो R ही लिखते हैं। लेकिन तीनों को जोड़ दिया जाए तो रेजिस्टेंस, कोई पूछे उसका नाम क्या होता है रेजिस्टेंस का नाम, तो कहिएगा प्रतिबाधा, इम्पेडेंस, इंग्लिश में कहते हैं Z। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसका भी यूनिट क्या होगा, प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस है, ओम होता है। प्रतिबाधा का मात्रक बराबर पूछे तो ओम होता है। XC मतलब अभी बताए हैं R स्क्वायर, XC मतलब 1/ωc, आई एक ओमेगा एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस बराबर पूछता है यह कि अगर हम LCR परिपथ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, प्रभावी प्रतिरोध का मान बताइए, तो यह इसको प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पेडेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। इसका क्या फार्मूला क्या होगा, √R स्क्वायर प्लस 1/ωc माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर, या XC माइनस XL या XL माइनस XC, वही स्क्वायर में है। बहुत बुक इधर से उधर लिख देता है सब, ठीक है। आप कहता है फेज डिफरेंस बताइए, फेज डिफरेंस जब LCR के जोड़ तीनों जोड़े तो फेज डिफरेंस बताइए। फेज डिफरेंस, कलांतर का मान बताइए, कलांतर का मान, कलांतर का मान tan फाई बराबर क्या लिख दीजिएगा, XC माइनस XL बाई R कहता है। उसके लिए जैसे ओनली रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो फेज डिफरेंस कलांतर का मान 0 होता है। और ओनली क्या, इंडक्टर कॉइल को जोड़ेंगे तो फेज डिफरेंस कलांतर का मान कितना होता है, π/2 से करंट कम होता है। जब कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो फेज डिफरेंस कलांतर का मान π/2 से आगे होता है, करंट π/2 से। लेकिन जब तीनों को जोड़ दिया जाए तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला XC माइनस XL बाई R। XC मतलब 1/ωc, XL मतलब ओमेगा एल, R मतलब यह आपका R, ठीक है। रेजिस्टेंस जो ओनली रेजिस्टेंस आपका है, ठीक है। तो यह रखे रहे। तो आज के क्लास इतना ही तक रहने दिया जाए। फिर कल हम लोग उपस्थित होंगे जिसमें हम लोग पावर के बारे में करेंगे, माने क्या आपका ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ आपका चोक क्वाइल ये सब है। उसके बाद से हम लोग क्या शॉर्ट क्वेश्चन इसके कल आपको किया जाएगा। कुछ ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5-10 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसके बाद से हम लोग क्या शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
उसके बाद से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे, कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ट्रांसफार्मर है जो बता देंगे आप लोग को, है ना। तो कल यह चैप्टर को हम चाहेंगे कि फिनिश कर देना, कल या परसों आपको यह चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से बचेगा केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर हम लोग रिवाइज करना शुरू करेंगे, शुरू से आप लोगों को क्या कुछ क्लू बताएंगे, कैसे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद।